नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्राइम डिबेट का। यह वक्त हुआ है आपके साथ, मैं रविंद्र सिंह। आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का, एक देश एक चुनाव 23 में 24 का दांव। जी हां, संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा के एक दिन बाद एक देश एक चुनाव को लेकर अब चर्चा तेज होती जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति गठित की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से जब पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि अभी तो समिति ही बनी है, इसमें इतना घबराने की जरूरत क्या है। एक देश एक चुनाव, इस मुद्दे पर सालों से चर्चा की जाती रही है, लेकिन निष्कर्ष कभी नहीं निकल पाया। ऐसा माना जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि इस कदम के सियासी मायने क्या रहने वाले हैं। क्षेत्रीय पार्टियों पर एक देश एक चुनाव का असर क्या रहेगा। बीजेपी इस दांव में क्या उम्मीद देख रही है, कांग्रेस ने इसे शिगूफा बताया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एक देश एक चुनाव, केंद्र सरकार का बड़ा दांव। संसद के विशेष सत्र की घोषणा के बाद एक देश एक चुनाव पर बनी समिति। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए समिति बनी। विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव बिल को पेश करने के कयास। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के तीखे तेवर। वन नेशन वन इलेक्शन कराओगे कैसे? फिर नाटक मत करो। बीजेपी के लोगों, नाटक बंद करो। मैसेज से वोट लेना चाहते हो, ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। सीएम ने कहा, हार के डर से शिगूफा छोड़ रही केंद्र सरकार। मोदी जी तो घबरा गए, इनकी गवर्नमेंट तो घबरा गई है। इस बार जो है इंडिया नाम का जो गठबंधन हुआ है वो तो स्ट्रांग बन गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जानबूझ के कौन को सगुआ छोड़ रहे हैं पब्लिक को मैसेज देने के लिए। उसके लिए अभी तो शुरुआत हुई है उनकी। एक देश एक चुनाव 23 में 24 का दांव। चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय कराते हैं। मदन प्रजापति जी प्रवक्ता है बीजेपी के। मदन जी, आपका स्वागत। आर तिवारी जी जिला अध्यक्ष हैं जयपुर शहर से, कांग्रेस से नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी तिवारी जी। योगेंद्र गुप्ता जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका स्वागत योगेंद्र जी। और अभिनव शर्मा जी पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव शर्मा जी, पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो कमेटी गठित की गई है इसका काम किस तरह से रहने वाला है आपकी नजरिए से, और जो विशेष सत्र संसद का बुलाया गया और ये कमेटी गठित की गई है, क्या इनका कोई कनेक्शन आपको नजर आता है? एज सच तो डायरेक्टली नजर नहीं आता, और उसका एक कारण यह है कि यदि कमेटी का गठन किया जा रहा है तो जब तक कोई कमेटी इस संबंध में सिफारिश या अपनी रिपोर्ट नहीं दे, बिल के आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और यदि बिल को लाया जा रहा है और उस बिल के साथ साथ कमेटी से इस संबंध में राय विचार विमर्श अलग से मांगी जा रही है, तो वो एक पूरा स्कोप देखने वाला होगा कि उसको कमेटी को क्या स्कोप दिया गया है निर्णय करने के लिए। जहां तक बिल की सवाल की बात है, तो बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए संविधान संशोधन के रूप में यह बिल आएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 1999 के अंदर विधि आयोग के द्वारा एक ऑलरेडी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को तत्कालीन समय में प्रेषित की हुई है, जिसमें उन्होंने चुनाव सुधार के संबंध में अपनी ये रिपोर्ट विधि आयोग ने दी थी। और उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था, सुझाव दिया गया था कि यदि केंद्र में कोई बहुत शक्तिशाली सरकार हो और वो मोमेंटम राज्यों तक ले जा सकने की शक्ति रखती हो, तो ऐसी शक्तिशाली केंद्र सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से अचीवमेंट ला सकती है वन नेशन वन वोट का। और उसी के क्रम में उन्होंने ये कहा था कि संविधान संशोधन हो, जिन राज्य के अंदर विधानसभाओं का कार्यकाल चल रहा है उन्हें या तो 6 महीने समाप्त हो रहा है, उन्हें 6 महीने बढ़ा दिया जाए, जो चल रहा है उनको 6 महीने में घटा करके, और किसी भी प्रकार से एक साथ एक राष्ट्र में
एक चुनाव हो केंद्र के और राज्य के। लेकिन प्रश्न यहां पर यह उठता है कि हिंदुस्तान के संघीय ढांचे में क्या इस प्रकार की चीज संविधान संशोधन के माध्यम से संभव है, उस पर विचार विमर्श होना है और उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। एक बात और यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब आजादी मिली और संविधान अंगीकृत हुआ, उसके बाद 1952 के चुनाव से लेकर के 1967 तक जब कांग्रेस का शासनकाल था, नेहरू जी सरकार में थे, तो कांग्रेस ने अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए इस प्रकार का काम किया और उस वक्त वन नेशन वन वोट की थ्योरी चलती थी और पूरे राष्ट्र में 1967 तक एक ही समय पर केंद्र और राज्यों के चुनाव होते थे। एक अपवाद था, वो था केरल का, जहां पे राष्ट्रपति शासन कांग्रेस सरकार द्वारा तत्कालीन लगाया गया, क्योंकि उस वक्त चुनी हुई सीपीआई की सरकार पहली कम्युनिस्ट सरकार थी देश की जो वहां चुन करके आई थी, उसको भंग किया गया और उसको किसी भी तरीके से वो परंपरा चलती रही 59 से लेकर के 62 तक, और उसके बाद जैसे तैसे करके उसको 67 को वापस उसको राष्ट्रीय चुनावों के साथ चुनाव करवाए गए। लेकिन उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों का जब उदय हुआ हिंदुस्तान के अंदर, तो ये पॉलिटिक्स जो है राजनीतिक स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग अलग संघीय ढांचा होने के कारण और संविधान में इस प्रकार का प्रावधान होने के कारण कि जब भी चुनाव होंगे तब से तत्समय से 5 साल के लिए सरकार जो है वो चलेगी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। उसका पर्यावसन उससे पूर्व नहीं हो सकता जब तक कि वो सरकारें अपने आज की तारीख की अगर रिजॉल्व ना कर दें। बात करें तो समय सीमा तो इस कमेटी को भी तय नहीं की है रिपोर्ट सौंपने की। आपको क्या लगता है कितना समय इसको लग सकता है? जिस तरह की अड़चनें हैं, पेचीदगियां हैं, और जब रिपोर्ट आ जाएगी उन सिफारिशों को अमल में लाने के लिए कितना वक्त लग सकता है? देखिए, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो है वो कोई सरल या आसान डॉक्यूमेंट नहीं है। हम ये कह देते हैं किताब है, हाथ में पकड़ी तो वो किताब है, लेकिन वो पूरा राष्ट्र चलाता है और उस राष्ट्र से जितनी भी उस संविधान से शक्तियां निकलती हैं, उससे सारे राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो राज्य की चुनी हुई सरकारें हो, केंद्र की चुनी हुई सरकार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, सभी संवैधानिक निकाय हो, जैसे नगर निगम वगैरह, नगर पालिकाएं, ये सब संविधान से चलते हैं। और ऐसे संवैधानिक ढांचे के अंदर जब परिवर्तन करने कोई सरकार निकलेगी, तो न केवल उसे संघीय ढांचे में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, उसके संबंध में जो प्रोविजंस हैं वो, और उसके कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन जो संविधान में अलग अलग जगह पर किए गए हैं, उन सभी जगहों पर परिवर्तन करना पड़ेगा। परिस्थितियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए एक साथ पूरे राष्ट्र में चुनाव हुआ और केंद्र की सरकार गिर गई, तो क्या गिरी हुई केंद्र की सरकार में पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या फिर सारे राज्यों के अंदर एक साथ चुनाव होगा? तो इस प्रकार के सवाल जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां उठाती रही हैं और इन सारी समस्याओं का हल करने के लिए ही संभवतः ये एक प्रिल्यूड के तौर पर एक कमेटी का गठन किया गया है और हो सकता है संसद में इस कमेटी के विषय में बात करके सभी पार्टियों को सूचित किया जाए और यह कहा जाए कि केंद्र की सरकार ये मंशा रखती है कि पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्र में ऐसा कोई एक वर्ष नहीं गया रिपोर्ट्स के अनुसार जब पिछले 30 या 40 सालों में कंटिन्यूअस चुनाव नहीं हो। हर साल चुनाव और हर साल कुछ न कुछ चुनाव आचार संहिता और 4,000 करोड़ रुपए का 4,000 करोड़। मदन प्रजापति जी, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? विपक्ष को भरोसे में लेना मुनासिब नहीं समझा गया? क्या आप ये आश्वस्त करेंगे देश की जनता को कि आगामी जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो वो पूरे देश के एक साथ विधानसभा लोकसभा के होंगे कि नहीं होंगे? जनता को जानने का क्या अधिकार और हक नहीं है? देखिए रविंदर जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का रामनाथ कोविंद जी की जो अध्यक्षता में कमेटी बना के और जनता के पैसे का दुरुपयोग, टैक्स पेयर का पैसे का दुरुपयोग, समय की बर्बादी और इन सब को रोकने के लिए एक नया जो है वो आपको सुझाव जो है वो लेके आई है। मैं आपसे बंदन जी सवाल, देखिए मैं सवाल ये कह रहा हूं, देखिए हम यहाँ पे मेरिट्स और डीमेरिट्स की ये आम जनता आज चर्चा यही कर रहा है, मेरिट्स क्या है डिमेरिट्स क्या है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज की जो पसुपेश की स्थिति है, आम जनता को ये क्या वोटर को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये जो कमेटी गठित की गई है इसका कार्यकाल कब तक है, कब तक इसको रिपोर्ट देनी है, आगामी चुनाव क्या अगला होगा वो एक साथ होगा कि नहीं होगा? और दूसरी चीज महत्वपूर्ण, मैंने आपसे रविंदर जी, विपक्ष को भरोसे में लेना नहीं चाहिए था क्या? उनसे चर्चा विमर्श नहीं करना चाहिए था?
देखिए रविंद्र जी, ये कोई वन नेशन वन इलेक्शन का कानून भारत सरकार लेके नहीं आई है। ये तो अभी कमेटी बनाई है केवल इन्होंने। रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति है, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी का कार्यकाल कितना होगा कितना नहीं होगा। और रही विपक्ष की बात, तो संसद का जो है वो सत्र आ रहा है अभी, जो उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, उन सब पे चर्चा हो जाएगी। विपक्ष के मामले में अगर कोई है, विपक्ष को हमेशा साथ लिया जाता है, लेकिन विपक्ष साथ रहना नहीं चाहता है, ये अलग विषय है। आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर विपक्ष विश्वास प्रस्ताव लाता है खुद ही, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तीनों चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बीजेपी हार रही है और ये शिगुफा है उसी कमेटी बनाना। उसी के लिए बात रहा हूं मैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी 3 राज्यों के चुनाव की परवाह करना छोड़ दे, वो तो पहले राजस्थान को देख ले। राजस्थान में जो स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न है, वो सब जानते कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है कि 13 जिलों के अंदर हम चुनाव हार रहे हैं। इनके पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा है कि एक फॉर्च्यूनर आएंगे। दिव्या मदेना ने, आर तिवारी जी, सवाल आपसे मेरा यह है, जैसा अभी अभिनव शर्मा जी ने भी कहा कि 1952 से लेकर 1967 तक, 1952 से लेकर 1967 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव हुआ करते थे विधानसभा लोकसभा के। और अब अगर इस पर आगे बढ़ा जा रहा है तो फिर आपको घबराहट क्यों? रविंद्र, मैं कह रहा हूं जैसे अच्छी है रविंद्र जी। रविंद्र तिवारी जी, आप बोलिए। दीपक जब आखिरी लोग करता है तो बहुत ज्यादा उसकी रोशनी बहुत तेजी से होती है। देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन का अंत 2023 में होने वाले 4 विधानसभा के चुनाव से आगाज होने वाला है। देश में भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। और देश में महंगाई का और बेरोजगारी का जो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको छुपाने के लिए देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री आए दिन जुमला देते हैं। रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी, और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, देश का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको माध्यम बना करके देश में एक अफरा तफरी का माहौल बनाती है भारतीय जनता पार्टी। ये जुमला है। देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, देश के अंदर आपसी बैरभाव और 80-20 का चुनाव है। आप अंदर धार्मिक तिवारी जी, मीडिया ने क्या अफरा तफरी बचा दी था, इस पर रोशनी डालिए। आप हार रहे हो। तिवारी जी, मीडिया ने क्या अफरा तफरी बचा दी ताकि लोगों को क्या मीडिया रिपोर्ट ना करे जो कहा जा रहा है? लोगों को बेरोजगारी को आप सुनेंगे नहीं करने पड़े, लोगों को आप जो सोच के आए वो बोलते रहेंगे, चुनाव में जीत जाओ। मीडिया ने क्या अफरा तफरी बचा दी? जो खबर आई है मैं कह रहा हूं, देश का मीडिया उनकी बातों को इस तरीके से पेश करता है कि आम आदमी का वो जो भूख से, अपनी गरीबी से लड़ रहा, वो भूल जाता है। देश के अंदर विकराल रूप से जो नौजवानों के सामने बेरोजगारी का मुद्दा है वो भूल जाता है। देश के अंदर जो महंगाई का मुद्दा वो भूल जाता है। ये देश के प्रधानमंत्री लगातार 9 साल में। तिवारी जी, लेकिन देखिए, आप कांग्रेस विपक्ष में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं, तभी तो आप हिमाचल में चुनाव जीते, तभी तो कर्नाटक में चुनाव जीते, और तभी तो आप ये भरोसा जता रहे हैं कि आगे आने वाले भी चुनाव आप जीतेंगे। मैं कह रहा हूं, कर्नाटक और हिमाचल की पराजय ने भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 नेताओं की नींद हराम की है। भारतीय जनता पार्टी में नेता ही 2 है। योगेंद्र गुप्ता जी, सवाल आपसे है, आपकी पार्टी की भी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। बता सकता है? आप ये बताएं कि जो ये फैसला लिया गया है आज कमेटी गठित करने का, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या मानना है? नहीं रविंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत गहरा मुद्दा है और बहुत गहराई से आपको समझना चाहिए कि इसके पीछे है क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप बहुत गहराई से देखते और समझते हैं, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक रूप से घिरने लगती है और उससे राजनीतिक नुकसान होने का अंदेशा होता है, तब वो ऐसी कोई सनसनी फैलाती है जिसमें जनता उलझ कर रह जाए और मूल मुद्दों से वो भटक जाए। इस समय है क्या? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुजरात की बात कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष के अंदर 4 चुनाव हुए हैं। 4 चुनाव मैं राज्यों की बात कर रहा हूं। गुजरात के चुनाव हुए, हिमाचल के हुए, कर्नाटक के हुए, एमसीडी भी राज्य के बराबर है। चारों जगह पर भारतीय जनता पार्टी का राज्य था। और आज क्या हुआ? आज ये गुजरात के अलावा कर्नाटक में हारे, हिमाचल में हारे और एमसीडी हारे। वो जो हार का डर है, क्योंकि इनके जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने न जाने कितने जुमले फेंके, कितने झूठ बोले। अब जब 9 वर्ष के बाद उन झूठ और जुमलों का हिसाब देने का बारी आई, और चूंकि जवाब है नहीं,
तो उस सब से बचाने के लिए, उस सब से घबराहट में वो कोई ऐसा मुद्दा फेंकना चाहते हैं जिस मुद्दे पर फिर एक बार जुमलेबाजी की जाए, देश को अटकाया भटकाया जाए और गुमराह करते हुए वापस सत्ता में आया जाए। इसके पीछे एकमात्र कारण है। अब ये जितने भी कारण गिना रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए भाई, अगर वन नेशन वन इलेक्शन इतना बढ़िया है तो आप 9.5 साल से सो क्यों रहे थे? आप बहुत पहले लेकर आते। मदन प्रजापति जी 2019 में जब 300 से ज्यादा सांसद बीजेपी के चुनकर आए तो फिर तब इस पर क्यों अमल नहीं किया गया? देखिए रविंदर जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे और तिवारी जी भी कह रहे थे, मैं इनको जितनी धैर्यता से सुना, उम्मीद करता हूं ये भी मेरे को उतनी धैर्यता से सुनेंगे। इन राजनीतिक हड़कंप के लिए बोल रहे थे और जुमलेबाजी के लिए बोल रहे थे। मैं दोनों के जुमले आपको बता देता हूं। पहले तिवारी पहले आपके जुमले की नहीं है, पहले आपके जुमले की नहीं है, नहीं पहले आपके जुमले की नहीं है। बहुत हुई महंगाई के बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल के अब की बार मोदी सरकार, आपकी डिबेट 2 करोड़ रोजगार, जवाब दे रहे हो, जवाब दे 2022 जवाब दीजिए ना। गुप्ता जी, इनसे पहले गुप्ता जी एक मिनट देखिए, अगर आप बीच में टोकेंगे तो फिर बोल नहीं पाएंगे मुद्दे पर। नहीं टोकूंगा नहीं, लेकिन इनसे पहले इनके जुमलों का जवाब मांगिए। मदन जी देखिए, मैं जुमलों पे सवाल नहीं कर रहा हूं। मदन जी मेरा सवाल ये है, मदन जी मेरा सवाल ये है कि 2019 के चुनाव में जब आप 300 से ज्यादा सांसद आपको जिताए गए थे, तब इसका फैसला क्यों नहीं लिया गया? तब कोई कमेटी ना, इनको सुनने की क्षमता तो दो। पॉइंट पर आइए ना, आप इधर उधर दाएं बाएं जाएंगे तो फिर बोलेंगे। बोल रहा हूं, देखिए पहले जुमले का जवाब देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मेरे बच्चों की सौगात गाड़ी नहीं दूंगा। हम जुमले नहीं सुनना चाह रहे किसी से। रोजगार पे बोलिए, महंगाई पे बोलिए, पेट्रोल डीजल पे बोलिए, और रही आप किसानों पर बोलिए, उन पे बोलिए ना आप। देखिए गुप्ता जी एक मिनट, गुप्ता जी प्लीज उनको नहीं गुप्ता जी मेरा सवाल जो मेरे है मैं उसका जवाब ले लीजिए पहले। मदन प्रजापति जी, जुमले की बात हम नहीं कर रहे हैं ना, मैं उनको कहूंगा कि वो जुमले की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मैं सवाल यही जानना चाह रहा हूं 2019 में क्यों कमेटी नहीं बनाई गई? देखिए रविंदर जी, 1983 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। किसकी सरकार थी? यह देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। इनको मालूम है कि किस तरीके से देश के अंदर आम आदमी तक लाभ नहीं पहुंच रहा। अरे तभी तो 9 साल से आपको दी हुई है सत्ता देश में। वही तो जानना चाह रहे हैं कि 2019 में क्यों फैसला नहीं लिया था इसको लेकर? 2018 के अंदर अब हमने कमेटी बनाई थी, उस टाइम भी बात हुई थी, जब भी इन्होंने साथ नहीं दिया। आज भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? कौन सा गलत काम हो रहा है? आज साथ दीजिए ना, खुले मन से स्वागत कीजिए, देश के भले के लिए, देश के योगदान के लिए, देश के विकास के लिए। लेकिन आप देश का विकास ना देश का प्रधानमंत्री, इनको एक परिवार का विकास चाहिए। सबसे बड़ा झूठ का प्रधानमंत्री, देखिए तिवारी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि हम सबके प्रधानमंत्री, इसलिए इस लिहाज से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। और अभिनव शर्मा जी, मैं आपसे सवाल करूंगा ये, नहीं ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए भाई, ऐसे मत कीजिए प्लीज। अभिनव शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, एक तो ये शंका कि जो अभी हाल फिलहाल में पिछले 1-2 साल पहले चुनाव हुए राज्यों में जहां सरकार बनकर आई, क्या वो तैयार हो जाएंगे फिर से चुनाव में जाने के लिए? और दूसरी चीज ये कि अगर एक साथ चुनाव हो जाते हैं देश में, फिर अगर कोई सरकार गिर जाती है या किसी सरकार का मैंडेट नहीं आता है, तो उस वक्त क्या परिस्थिति बनेगी? अभिनव शर्मा जी। देखिए रविंद्र तिवारी जी और मदन प्रजापति जी, मदन एक मिनट सुनिए, देखिए आपके काम की बात बोल रहे हैं, अभिनव जी आपके काम की बात बोल रहे हैं, बोलिए शर्मा जी। रविंद्र जी, जो आपका सवाल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और संभवतः जो भी बात कही जा रही है, विपक्षी जो लोग हैं या जो पार्टीज हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, ये एकदम से सनसनी फैला देते हैं। जो अभी तिवारी जी ने कही है बातें, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब क्या होगा। इससे एक बड़ी अटकलों का बाजार पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की गहराइयों तक में हिल गया है। जिसे कहते हैं ना, चूल्हे हिला देने वाला काम, केवल एक आवाज करने भर से परिस्थितियां बदल गई हैं। तो उस पर विचार है, लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि अभी कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। एक कमेटी का गठन हुआ है जो विचार विमर्श करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट देगी। पर सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो अब इतना विरोध यहां हो रहा है, अभी इस मंच पे इतना शोर शराबा हो गया अचानक से, यही कांग्रेस पार्टी ने तो 1951 से लेकर के और 1967 तक एक देश में पूरा चुनाव करवाया था। और जब कांग्रेस को लगा कि देश के अंदर अब मल्टी पार्टी सिस्टम खड़ा होने वाला है, स्टेट्स के अंदर रीजनल पार्टीज खड़ी हो रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज की सरकार बन गई 59 में केरल के अंदर, तो ये लगा कि ये कहीं सत्ता ऐसा ना हो स्टेट छूट जाए। और आप अगर आंकड़े उठा करके देखेंगे
तो इस पूरा अध्ययन आपको मिलेगा कि किस प्रकार वोट शेयर जो है वो 83% से घटकर के और 47%। नहीं सर, अभिनव सर, मैं देखिए उस पर मैं इस पर भी आपसे आना चाह रहा हूं और कि मुझे ये बताएं कि अभी कर्नाटक में, पंजाब में, गुजरात में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग राज्यों में पिछले 1-2 साल के अंतर्गत चुनाव हुए हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? क्यों वो अपने सरकार को हटाना चाहेंगे और कहेंगे कि हम फिर से चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं? और आगे जो चुनाव होंगे उन चुनावों में आपका सवाल एक ऐसी हाइपोथेसिस पर है जो ये प्रगाढ़ प्रकल्पना करके चल रही है कि राज्य की विधानसभाओं को भंग कर दिया जाएगा या कुछ राज्य की विधानसभाओं को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अभिनव जी, क्या इसकी गारंटी दी गई है कि ये फला तारीख तक नहीं होगा या फिर इसको हम तब से लागू करेंगे? ये तो आशंका जाहिर हो ही रही ना कमेटी गठित करने के बाद। आपको एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं और आपके माध्यम से सभी सुनने और देखने वालों को भी एक स्थिति स्पष्ट कर दूं। संविधान के अंदर जब कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, उसका एक स्पेशल प्रोविजन है उसके अमेंडमेंट का। ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में आएगा, वो कहेंगे सदन में जो पक्ष है हाथ उठाए हाँ, और जो कहेंगे ना उठाए ना, और हो गया काम खत्म। राज्यसभा में 2/3 बहुमत भी चाहिए होगा उसके लिए। और उसके अलावा आपको राज्यों के इसके अंदर 2/3 राज्यों के द्वारा इसका रेटिफिकेशन चाहिए होगा। ठीक है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबी, वो जीएसटी में जैसी प्रक्रिया अपनाई गई थी, मैं समझ गया वाली। जैसी जीएसटी में प्रक्रिया अपनाई गई। प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि जिसमें ऑल ऑफ अ सडन बटन दबाया और ये लोग खत्म। आर तिवारी जी, ये बताइए कि INDIA इंडिया अगर एकजुट दिखाई दे रहा है विपक्ष के तौर पर, तो फिर अगर एक साथ चुनाव हो भी जाते हैं तो फिर आप अभी से जब आश्वस्त हैं कि 5 राज्यों में आप जीत रहे हैं, अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो फिर इंडिया को आश्वस्त रहना चाहिए अपनी जीत के प्रति। डर है, अच्छा है। मैं कह रहा हूं अभिनव जी ने अपनी बात को बड़ी सच्चाई के साथ में और कानून के एक विशेषज्ञ के रूप में कहा है। 2/3 बहुमत राज्यसभा में चाहिए, देश के संविधान के अनुच्छेद। अरे मैं कह रहा हूँ ये जुमला है, अच्छा है, जब होगा ही नहीं, अच्छा है, जब कोई बिल आ ही नहीं सकता, तो आप ऐसा वातावरण क्यों बना रहे हो? अभिनव तो कभी कांग्रेस से बीजेपी के नहीं है ना, अभिनव भारतीय ना आपके। मैं कह रहा हूँ जब आप अच्छा है, देश के विकास का डर। मदन प्रजापति जी, जब आप बोल रहे थे तो कोई दूसरा बोलता है तो फिर आप यहाँ पर बोलते हैं कि ये सही नहीं है। अब आप जब तिवारी जी बोल रहे हैं उनको टोक रहे हैं बीच में। देश के अंदर महंगाई की मार से जो आम आदमी, जो गरीब आदमी पिस रहा है, उसके ऊपर आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? अभिनव जी ने गरीबी हटाने वाले लोग हैं, कानून आ नहीं सकता, केवल एक जुमला है, इसलिए हम कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री देश आजादी गरीबी हटाते रहे, गरीब से लेना देना नहीं है, सिर्फ एक परिवार का लेना देना है। वो परिवार प्रदेश छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की हार से बचने के लिए एक नया जुमला लिया है। जुमला तिवारी जी ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 10 किसानों का कर्ज माफ, 1 2 3 4 5 10 बेरोजगारी भत्ता, अरे ना बेरोजगारी मिली ना किसानों का कर्ज माफ हुआ, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया राजस्थान में, और युवाओं का पेपर, ये राजस्थान की सरकार बेच के खा गई। अरे आपने RPSC जैसी संस्था को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। महिलाओं की स्थिति आज राजस्थान में क्या हो गई? पहले अपनी झांक लीजिए, बताओ राजस्थान में मुख्यमंत्री योगेंद्र गुप्ता जी, एक तिवारी जी और मदन प्रजापति प्लीज, नेता कौन है आपका? अच्छी सोच लेके मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं मदन प्रजापति जी और RR तिवारी जी, मेरे को नहीं तो आप दोनों को ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा प्लीज प्लीज। मुझे एक बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। तिवारी जी ये कह रहे हैं कि अभिनव जी का ये कहना है कि इस प्रकार का बिल नहीं आ सकता। मैंने कानूनी स्थिति स्पष्ट करी आपके सामने और ये कहा कि बिल अगर आता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कानून की प्रक्रिया क्या होगी। बिल लाना तो चाहे कांग्रेस होती तो कांग्रेस भी ला सकती थी। वहां मानना यह है कि जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, और ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, लॉ कमीशन में जस्टिस बीपी बेरी की रिपोर्ट में कहा कि केंद्र में जब कोई भी बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार हो तो वो ये कर अभिनव जी देखिए, अगर मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, क्यों अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2 तरीके से 2 फेज में चुनाव, एक तो लोकसभा के चुनाव के साथ जो आसपास 6 महीने पहले या 6 महीने बाद सरकार खत्म होने वाली है, कार्यकाल पूरा होने वाला है, उनके चुनाव करा लिया, और फिर दूसरे फेज में बाकी विधानसभाओं के एक साथ करा लिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये भी उसमें सिफारिश की गई। रिपोर्ट का पेज 36 जो है
रिपोर्ट का पेज 36 जो है, खंड 20 है उसका, उस चैप्टर में उन्होंने फाइनल रिकमेंडेशन दी है। उसमें उन्होंने ये कहा कि संविधान संशोधन हो और उसमें फिर ये भी प्रावधान हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि योगेंद्र गुप्ता जी, मैं एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा सर। मुझे यह बताइए कि जो चीज आज हुई है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, आईए की बैठक, इंडिया की बैठक मुंबई में चल रही है, तो क्या विपक्ष एकजुट होगा? क्षेत्रीय दल भी उसमें है, आप तो अब वैसे भी राष्ट्रीय दल हो चुके हैं, राष्ट्रीय दल भी इसमें है, या फिर ये एक तरह से कहें कि भगदड़ मच जाएगी विपक्ष में, या वो मजबूत होंगे? नहीं नहीं नहीं, भगदड़ बिल्कुल नहीं मचेगी। भगदड़ तो भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक रूप से मच चुकी है जी, और उसी का नतीजा है कि कभी सिलेंडर के दाम कम किए जा रहे हैं और उसके बाद में इस तरह के शगुफे छोड़े जा रहे हैं जी। हमारे यहाँ कोई भगदड़ नहीं होगी, जो भी परिस्थिति होगी। जो देखिए प्रजापति जी, तो अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, आप समस्या वो सिर्फ दिल्ली के लिए आए थे, दिल्ली में उनको समर्थन रविंद्र जी। अच्छा, ये दूल्हा कौन होगा इतनी बड़ी बारात के अंदर? एक मिनट, ठीक, मेरे पास देखिए वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, एक मिनट, बस एक मिनट। दूल्हे की बात कर दी मदन प्रजापति जी ने, मैं क्लोजिंग में एक रिमार्क लेता हूं। मदन प्रजापति जी, ये बताइए, राजस्थान में दूल्हा कौन है बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ये इतना बड़ा वाक्य निबंध पढ़ने के लिए बोला। दूल्हा का नाम बताइए, दूल्हा का नाम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल आज का था हमारा। आज जो प्राइम डिबेट का सवाल था, विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ कराने से देश का फायदा होगा। हां, 75% लोगों का कहना है, 25% लोगों का ना में जवाब आया है। प्राइम डिबेट में फिलहाल आज इतना ही।